वक्त हो गया है कॉर्पोरेट से बातचीत करने का और पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी की लिस्टिंग करीब 4% डिस्काउंट पर हुई है। हालांकि लिस्टिंग के बाद शेयर ने रिकवरी भी दिखाई और कंपनी की आगे की आखिर योजनाएं क्या है, आईपीओ से जुटी हुई पूंजी का इस्तेमाल कहां किया जाएगा, सब पर बातचीत करते हैं। कंपनी के सीईओ अमित मोदक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, स्वागत है आपका हमारे इस पेशकश में और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिस्टिंग के लिए। ये बताइएगा कंपनी किस तरह से अब आगे बढ़ना चाहती है, नियर टर्म गोल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्टोर एक्सपेंशंस को लेकर कितना फोकस रहेगा आपका? स्टोर एक्सपेंशन इज द मेन एम, क्योंकि जो आईपीओ किया है उसके आरएचपी डीआरएचपी में हमने ऑब्जेक्ट में लिखा है कि 15 ईबीओज हम लोग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं नेक्स्ट 24 टू 27 मंथ्स के अंदर, और उससे हम हमारा प्रेजेंस और फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि आज के दिन में हम लोग एसआईएस से काम कर रहे हैं, जो प्रमोटर कंपनी के एसआईएस है, शॉपिंग शॉप से काम कर रहे हैं। एक ईबीओ ऑलरेडी है हमारा पुणे में फिनिक्स मॉल में, लेकिन हम अनदर 15 ईबीओज ला रहे हैं आईपीओ प्रोसीड से, और उसको हम महाराष्ट्र और पैन इंडिया में लेके जाना चाहते हैं। आप फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं, तो सिंस ये जो एक्सपांशन है ये आईपीओ प्रोसीड से होगा, तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथनिंग हो ही जाएगा, बिकॉज डेट विल नॉट बी देयर एडिशनली फॉर द एक्सपांशन. Secondly, when top line will go up due to these 15 EBOs which are coming up newly, and existing SIS, SSG growth also will be there. So I hope that expect कि top line भी बढ़ेगा, और top line बढ़ता है तो उसके हाथों में हाथ डाल के bottom line तो बढ़ता ही है, और उससे financial strengthening हो ही जाएगा। जो आपके आईपीओ के प्रोसीड्स है लगभग 286 करोड़, किस तरह से आप अब टाइमलाइन बताना चाहते हैं, स्टोर ओपनिंग की ज्योग्राफीज जो होंगी वो आप कैसे टारगेट कर रहे हैं? टाइमलाइन 24 टू 27 मंथ्स के बीच है। 24 मंथ्स ही है, 3 महीना में ले रहा हूँ इवेंचुअलिटी के लिए, कि जो अनफोर्सिन हो सकते हैं उसके लिए। तो दूसरा जो एक्सपांशन होगा वो महाराष्ट्र में भी होगा और पैन इंडिया में, स्पेशली इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया होगा। और नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया जब जाएंगे हम महाराष्ट्र के बाहर में, इट विल बी इन मॉल एंड टायर 1 सिटी। टायर 1 सिटी और मॉल इसलिए कि उधर मॉल के अंदर जेनरिक फुटफॉल होता है, तो ब्रांड को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जेनरिक फुटफॉल बहुत काम आता है। आपकी जो प्रेजेंस है महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और नॉर्थ इंडिया में भी है, लेकिन आने वाले समय में क्या साउथ और ईस्ट की तरफ भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या किसी तरीके का कंसंट्रेशन रिस्क क्या आपको लग रहा है? राइट नाउ अभी तो ये 15 लोकेशन की हम बात कर रहे हैं कि जो अगले 24 महीने में है। उसके बाद के एक्सपांशन में हम साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन साउथ इंडिया में फैमिली ज्वेलर काइंड ऑफ द सेटअप जो है वो ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र में भी है। तो वहाँ पे ब्रांड को लेके जाने से ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में ब्रांड लेके जाना ज़्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि वहाँ पे ब्रांड को एक्सेप्टेंस अच्छा है। नए नए जो ब्रांड आ रहे हैं उसको एक्सेप्टेंस अच्छा है, क्योंकि उधर के लोगों को, नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया के लोगों के लिए ब्रांड इज गिविंग देम कॉन्फिडेंस वाइल बाइंग। जब भी बाइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो ब्रांड है तो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है जेन्युइनिटी के बारे में, और वो इंक्लाइंड है टू एक्सेप्ट द न्यू ब्रांड्स। इसलिए नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया पहले दौर में चुना है, जो ये आईपीओ के थ्रू होने वाला है। आपकी जो लिस्टिंग की टाइमिंग है उससे प्रेशियस मेटल्स और मेटल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर कीमतों पर इम्पैक्ट है, लेकिन अब इसका आपकी कॉस्ट पर ट्रांसलेशन कैसे होगा और इस इम्पैक्ट को आप कैसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी नवंबर 25 से लेके ये जो प्रेशियस मेटल है उसमें तेजी आ रही है। पिछले 3 महीने में जरा ज्यादा तेजी आई। अभी ईरान का जब वॉर जैसा स्थिति पैदा हो गया है, उस समय भी एक स्पाइक आया है। तो जो प्रेशियस मेटल है वो तो एप्रिसिएट होना आम बात है। अगर वो एप्रिसिएट नहीं होंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो ये एप्रिसिएट होते रहेगा। लेकिन प्लेन गोल्ड ज्वेलरी अभी महंगी होती जा रही है, क्योंकि उसमें जो गोल्ड कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि डायमंड ज्वेलरी में पार्ट ऑफ इट्स गोल्ड, और पूरा का पूरा गोल्ड का वैल्यू नहीं होता है। गोल्ड एक होता है, डायमंड होता है, मेकिंग चार्ज होता है। तो गोल्ड का पार्टिसिपेशन उसमें लोअर होने से उतनी ही साइज की प्लेन गोल्ड ज्वेलरी अगर देखने में जाओ तो उसको वैल्यू बहुत ज्यादा देना पड़ता है लोगों को। उसके कंपैरिजन में डायमंड ज्वेलरी
थोड़ी सस्ती मिलती है वैल्यू वाइज एंड साइज वाइज, इसलिए उनका थोड़ा लगाव और ओढ़ा मतलब अट्रैक्शन जो है वो डायमंड ज्वेलरी के तरफ आएगा। और डायमंड ज्वेलरी एक एस्पायरेशन रहा है एक मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास का बरसों से, तो वो भी पूरा हो जाएगा और साइज ऑफ द ज्वेलरी विल गेट मेंटेन लोअर प्राइस बैंड। आपका फोकस यहाँ पे ट्रेडिशनल डायमंड ज्वेलरी पर है, लेकिन लैब ग्रोन सेगमेंट में भी क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? टाइटन और ट्रेंट हम देख रहे हैं कि इसी और अब आगे बढ़ रहे हैं। हम 190 साल पुराने ज्वेलर है, लीगेसी है बहुत बड़ी, तो हमारे पास आने वाले जो कस्टमर रहते हैं उनको वो चाहते हैं कि प्यूरिटी हो, श्योरिटी हो और जेन्युइनिटी हो। तो नेचुरल डायमंड वो इसलिए लेते हैं कि उनको इनहेरिट करने का रहता है, अगले पीढ़ी को उनको देना रहता है, तो अगले पीढ़ी उसके अगले पीढ़ी को देती है। तो ऐसे गहने वो खरीदना चाहते हैं जिसमें वैल्यू बरकरार रहे। लैब ग्रोन डायमंड वो देंगे नहीं इनहेरिट करने के लिए, क्योंकि उसमें कोई वेल जनरेशन होने वाला नहीं है। इसमें रेयरिटी की वजह से वेल जनरेशन हो सकता है, उसके साथ जो सोना लगा है उसका वेल जनरेशन हो सकता है। तो नेचुरल डायमंड या हमारा जो बेसिक कस्टमर क्लास है या हमारा जो कस्टमर क्लास है उसी सोच का जो दूसरा कस्टमर क्लास है, उनके लिए बहुत मायने रखता है कि नेचुरल डायमंड ही खरीदा जाए, क्योंकि वो वेल्थ इनहेरिट करने में उनके काम आता है और वो वेल्थ क्रिएट करता है। शुक्रिया अमित साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए। चलिए इसी के साथ हम कॉर्पोरेट कनेक्शन में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके बाद हम और स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करेंगे। बने रहें।